Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 12 of class 7. The name of the chapter is Yuri Gagarin. Yuri Gagarin एक रूसी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाले यूरी गागरिन थे। तो यहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करते हैं कि क्या क्या उन्हें कैसे उन्हें ट्रेनिंग मिली थी, किस तरीके से वो गए, क्या उन्हें फील करा, क्या उनके साथ हुआ, सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, अपने अंतरिक्ष के अनुभवों को वो साझा करते हैं। ठीक है, so let's start the chapter. On April 12, 1961, Major Yuri Gagarin became the first man ever to venture into space. He did not know for certain beforehand that he was to be chosen. The Russian had three possible candidates, Yuri, and although Gagarin was first on the list, the choice was not definitely made until the early morning of April 12. 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन पहले ऐसे आदमी बने जिन्होंने स्पेस के अंदर गए वो, और उन्हें नहीं पता था, उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि उन्हें चूज किया जाएगा वहाँ के लिए। हालांकि तीन कैंडिडेट्स और भी थे जाने के लिए, जिनमें यूरी गागरिन का नाम सबसे ऊपर था। और सुबह तक भी 12 अप्रैल की सुबह तक भी कोई ये सब फिक्स नहीं हुआ था कि कौन वहाँ जाएगा। तो ऑल कैंडिडेट्स हैड अंडरगोन स्ट्रेनस ट्रेनिंग पीरियड्स। जितने भी कैंडिडेट्स थे बहुत ही डिफिकल्ट से ट्रेनिंग में वो गुजरे थे। दे हैड स्पेंड लॉन्ग सेशन इन द प्रेशर चैम्बर एंड द सेंट्रीफ्यूज। जो उन्होंने ज़्यादातर अपना टाइम बिताया था वो सेंट्रीफ्यूज और प्रेशर वाले चैम्बर में उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर उसको ट्रेन किया जाता है, जैसे स्पेस में माहौल मिलेगा उस माहौल के लिए पर्सन को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, उसको तैयार किया जाता है। They had endured violent extremes of sensation, as peaceful sleep, for instance, suddenly followed by an hour of ear-shattering noise recorded on tape and amplified through an enormous loudspeaker in an enclosed room. इसमें बहुत ही मतलब बड़ा ही अजीब सी ट्रेनिंग उसमें दी जाती है, बड़ा ही मतलब हर्ट होने वाली, एकदम सहन ना करने वाली ऐसे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। इसमें क्या होता था, पहले 1 घंटे तक एकदम स्लीप के लिए मतलब सुला दिया जाता है, शांति की जगह एकदम रखा जाता है। फिर एकदम से फिर क्या होता है, बहुत तेज आवाज आती है और उस बहुत तेज आवाज को फिर रिकॉर्ड किया जाता है और फिर एक बंद कमरे में उसे 1 घंटे तक उस आवाज को सुनाया जाता है। Perhaps the worst of the ordeals was to be shut in a darkened room for long, uncertain period, solitary confinement and complete silence. Gagarin himself has described the experience. There was no sound, no even the slightest rustle, no movement of the air, nothing. It was uncanny, unnerving. शायद ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही कठिन होती है। वैसे ये जो ट्रेनिंग है बहुत कठिन है। उसमें इनको क्या करा जाता है, एक ऐसे कमरे में रखा जाता है और एक अंधेरे बंद कमरे में तो रखा ही जाता है, साथ में मतलब ये भी नहीं पता होता कि कितने टाइम तक के लिए रखा जाता है। अनसर्टेन पीरियड वो होता है और बिल्कुल अकेला रखा जाता है, उसमें कोई भी उसमें साथ नहीं होता है। और ऐसा शांत वो कमरा होता है जिसमें किसी तरीके की एयर मूवमेंट भी नहीं होता, हवा का भी उसमें आना जाना नहीं होता है, क्योंकि स्पेस में भी एयर नहीं है, इसलिए ऐसा एटमॉस्फेयर उनको दिया जाता है। और मतलब जरा सी भी रिस्टल मतलब होता है सरसराहट की, मतलब हल्की सी भी आवाज, ऐसी भी आवाज नहीं होती है वहां पर। ऐसे उसमें बहुत ही पेनफुल और ये अनकैनी और अननरिंग, मतलब बहुत ही अजीब सा, बहुत ही खतरनाक सा ये ऐसा माहौल सा उनको दिया जाता है, उसमें उनको ट्रेन किया जाता है हमें। He would shut his eyes and imagine himself in a space cabin in orbit, looking at the world passing beneath him, or sometimes he would recite half remembered poetry to himself। और जब उनको ऐसे बंद कर दिया गया था तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मेरे नीचे अर्थ है, स्पेस में वो है और नीचे वो उसके नीचे हैं, मतलब स्पेस, वो खुद को ऐसा इमेज करते कि वो स्पेस के अंदर है और वो उनके स्पेस के अंदर हैं वो, और उनके नीचे सब कुछ है। और या फिर कई बार वो ऐसे टाइम पास करते थे कि अपनी उनकी जो पुरानी कविताएं हैं, आधी अधूरी सी याद हैं, उन्हें बार बार दोहराते थे। मतलब कैसे भी करके वो अपना टाइम पास करते थे और अधिकतर वो अपना टाइम पास अंतरिक्ष में ही सोच कर करते थे कि मैं अंतरिक्ष में हूँ, स्पेस में हूँ। देन केम पैराशूट ट्रेनिंग। Gagarin made 40 पैराशूट जंप्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। और फिर पैराशूट ट्रेनिंग उनको दी गई। पैराशूट ट्रेनिंग में 40 पैराशूट की ट्रेनिंग उनको दी गई। हर एक पैराशूट की ट्रेनिंग हर बार उससे टफ उस तरीके से वो ट्रेनिंग बढ़ती जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट्स वाज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। इन द अर्ली स्टेजेस द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग वाज यूज्ड फ्रॉम द 28th floor to the bottom, allowing a drop of 500 feet.
इन सब ट्रेनिंगों में सबसे ज़्यादा कठिन और इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी वेटलेस होने की, क्योंकि जो स्पेस है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पे ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कुछ भी वजन नहीं है, तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए बहुत मुश्किल था वो। तो ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या उसके लिए जो है, जो ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, उसमें जो 28 फ्लोर वाली जो बिल्डिंग है उसका यूज़ किया गया, उसमें 500 फीट तक कूद सकते हैं। ऐसे उसकी वहाँ पर उसमें ट्रेन किया गया, उसमें ऐसे लिफ्ट में ऐसे एक्सप्रेस किया गया कि ऐसे एक्सप्रेस उसमें मतलब लिफ्ट ऐसी लगा दी गई थी जिससे कि उनको वो ऐसा फील कर सकते थे, मतलब वहाँ पर उनको मॉस्को यूनिवर्सिटी में उनको वहाँ पर ट्रेन करा गया इस तरीके से। एट अ सर्टेन हाई स्पीड द पैसेंजर वुड फाइंड हिमसेल्फ सस्पेंडेड बिटवीन द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट। और जो वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें मॉस्को यूनिवर्सिटी में, तो उसमें वहाँ पर मतलब हमें ऐसे फील कराया जाता था कि जैसे कि ना तो हम छत से लटक रहे हैं और ना ही हम नीचे ज़मीन पर, हम बीच में लटके हुए हैं, इस तरीके की फीलिंग हमें वहाँ कराई जाती थी, इस तरीके की वहाँ ट्रेनिंग करी जाती थी। दिस वॉज अ कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग जीरो ग्रेविटी। और हमें ऐसा फील कराया जाता था जैसे कि यहाँ पर जीरो ग्रेविटी मतलब कोई भी चीज़ हमें नहीं खींचती, ऐसा वहाँ पर ऐसा हमें वहाँ सिखाया जाता था, ऐसी वहाँ ट्रेनिंग भी करी जाती थी। स्पेशल एयर बैग्स प्रिवेंटेड द लिफ्ट फ्रॉम क्रैशिंग एज इट रीच द बॉटम। स्पेशल एयर ब्रेक्स हमें लिफ्ट को बचाते थे, क्रैशिंग होने से बचाते थे जब वो बॉटम पर आ जाते थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गॉगिन वाज एट 5:30 ही वाज zipped into his complicated space suit on top of which went a pale blue fiber suit and finally an orange one। जिस दिन 12 अप्रैल वाले दिन वो यूरी गागरिन थे, सुबह के 5:30 बजे वो तैयार हुए। उन्होंने अपने जो बड़ा स्पेस सूट था उसको पहनकर अच्छे से उसको जिप वगैरह करा, जिप लगाई और फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या एक टॉप पहना जो कि पेल ब्लू फाइबर सूट था वो, और उसके ऊपर फाइनली उन्होंने एक ऑरेंज कलर का उन्होंने पहना था। देन एन एयरफोर्स बस ड्रॉव हिम टू द लॉन्चिंग साइट इन द कंपनी ऑफ वेरियस हेल्पर्स। और फिर एयरफोर्स बस उनको ले जाने के लिए आई, लॉन्चिंग साइट तक ले जाने के लिए आई, और बहुत सारे हेल्पर्स उनके साथ थे कंपनी में। The gentry lift took him up to 100 feet to the nose of the rocket and he entered the cabin was struck with a wave to those below। और फिर उनको जेनेटरी लिफ्ट से उनको उठाया गया, 100 फीट ऊपर तक उनको उठाया गया, और रॉकेट के जो बिल्कुल आगे का वाला हिस्सा है वहाँ, जो बिल्कुल रॉकेट का आगे वाला हिस्सा जिसको कैबिन, मतलब एक कैबिन में उन्होंने एंट्री करी, उस कैबिन को बोला जाता है बोस्टोक, उसको बोला जाता है, और वहाँ से हाथ हिलाते हुए उसमें उन्होंने एंट्री करी, उसमें गए। व्हाइल ही सैट इन द कैबिन, जब वो कैबिन में बैठ गए, द टेक्नीशियंस वेंट राउंड द rocket on their pre-flight task. A careful check of all instruments and safety devices took 90 minutes. Finally, Gargin was told that all was ready। और जब वो केबिन में बैठ गया तब टेक्नीशियन ने चारों तरफ उस सारे टास्क करे, मतलब उस रॉकेट्स के चारों ओर अच्छे से देखा, चेक करा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करा, हर एक चीज़ को चेक करा, और इन चेकिंग में लगभग 90 मिनट्स उसको लग चुके थे उन्हें चेक करने में। और फाइनली गार्गिन को उन्होंने बताया कि सब कुछ रेडी है, राइट, लेट्स गो ऑन अप, राइट, ठीक है, अब आप ऊपर जाने के लिए तैयार है। These were his last words before the flight। ये लास्ट वर्ड थे फ्लाइट में जाने से पहले। एट 9:07 सुबह के 9:07 पर मॉस्को टाइम के अकॉर्डिंग, मॉस्को टाइम, द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर विद द माइटी रॉड के साथ वो जो रॉकेट था वो एयर में लिफ्ट हुआ, उठ गया उड़ने के लिए, इन क्लाउड ऑफ स्टीम, मतलब जो धारा सी बनाते हुए वो उठ गया। इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट देन क्विकेंड टू फैंटास्टिक स्पीड। पहले तो वो स्मूथली था, लेकिन एकदम से बहुत तेज स्पीड के साथ हो गया। एट इट्स पीक द क्राफ्ट रीच्ड 17,500 मील्स एन आवर। वो 17,500 मील्स पर वो पहुंच गए घंटे में ही, और लगभग ये समझ लीजिए कि 190 मील्स वो अर्थ से ऊपर था। 4 मिनट के बाद लॉन्चिंग के जब मतलब वहाँ पहुँच गए, लॉन्चिंग के 4 मिनट के बाद पहली और सेकेंड स्टेज रॉकेट्स की जो थी वो बर्न हो चुकी थी, जल चुकी थी और जलकर कहीं दूर गिर चुकी थी। द स्पेसशिप इज ट्रैजेक्टरी अल्टर्ड एज इट टर्न टू गो इनटू ऑर्बिट पैरेलल विद द अर्थ सरफेस। गार्गिन पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो। जो स्पेस शिप की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो एकदम से ऐसे मुड़ गई थी, इस तरीके से मुड़ गई थी जैसे कि अर्थ के सरफेस से पैरेलल के तरीके से वो मुड़ी थी।
उसके ऑर्बिट में जाने के लिए मुड़ी थी, गागरिन ने अपने आप को विंडो की तरफ से उन्होंने पुल करा, विंडो की तरफ उन्होंने पुल करा। आई कैन सी द अर्थ इन हेज, आई एम फीलिंग फाइन, आई एम मोमेंट लेटर ही एडेड इट लुक्स ब्यूटीफुल। और फिर विंडो से वो कहते हैं कि मैं अर्थ देख सकता हूँ इन हेज, धुंधले तरीके से मैं अर्थ को देख सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही सुंदर लगती है। ही लूजेंड द स्ट्रैप्स होल्डिंग हिम टू हिज कोच, हिज बॉडी वेटलेस इन। अब उन्होंने जो उनका कोच था, मतलब जो उनकी गद्दी सी थी, उनमें उन्होंने जो स्टेप्स थी वो उनको थोड़ा सा ढीला कर लिया था। हिज बॉडी वेटलेस इन स्पेस में उनकी बॉडी ऐसी थी जैसे उनमें कोई वेट ही नहीं है। रोज स्लाइटली अबव द सीट, और सीट के ऊपर वो धीरे धीरे उठने लगे थे। थो स्टिल हेल्ड बाय द लूज एंड स्ट्रैप्स, ही वाज इन फैक्ट फ्लोटिंग इन हिज कैबिन, मतलब उन्होंने अपने आप को ढीला कर लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि वो तैर से रहे हों, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है ना। एवरी 3 or 4 minutes he repeated his instrument reading through the radio telephone and received confirmation from ground control। हर 3 से 4 मिनट पर वो अपने इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को रिपीट करते थे रेडियो टेलीफोन के जरिए, और रिसीव करते थे ग्राउंड कंट्रोल से। फिर जो कंफर्मेशन, मतलब उनको जानकारी मिलती थी, उसको फिर वो रिसीव करते थे, यानी कि कनेक्शन बना हुआ था नीचे से भी और ऊपर से भी, और एक दूसरे को वो मैसेज रिसीव करते थे। स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम इन हिज कैबिन वाज एन इंस्ट्रूमेंट पैनल विद अ ग्लोब नेविगेटर, अ रिमार्केबल डिवाइस व्हिच रिप्रेजेंटेड द अर्थ बिलो हिम। और उनके उस कैबिन के ठीक सामने एक इंस्ट्रूमेंट था ग्लोब नेविगेटर के साथ। ग्लोब नेविगेटर मतलब होता है अर्थ पथ इंडिकेटर, जो कि अर्थ के रास्ते को बताता है कि किधर कैसे जाना है, वो था। तो एक रिमार्केबल डिवाइस होता है वो, है ना, एक रिमार्केबल डिवाइस था जो कि रिप्रेजेंट करता था अर्थ को उसके नीचे से। और द ग्लोब स्लोली रिजोल्व एज हिज पोजीशन अल्टर्ड इन रिलेशन टू द अर्थ। और ग्लोब जो है धीरे धीरे वो ऐसा ही बात बताता था कि अब वो कहाँ पर है, कैसे हैं, तो फिर उसकी पोजीशन अर्थ के रिलेशन में पोजीशन को वो अल्टर करता था। 45 मिनट्स आफ्टर द लॉन्चिंग ही वाज ओवर साउथ अमेरिका। 45 लॉन्चिंग के 45 मिनट्स के बाद वो उनके नीचे साउथ अफ्रीका था, मतलब वो साउथ अफ्रीका की तरफ आ गए थे। ऑल इज वेल ही रिपोर्टेड, सब कुछ ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया। आई एम नॉट टू मच ट्रबल्ड बाय द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ वेटलेसनेस की फीलिंग से, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग दी गई होती है। द रिपोर्ट वॉज गिवन टू द वर्ल्ड बाय वे ऑफ मॉस्को रेडियो, और रिपोर्ट दे दी गई थी, ये रिपोर्ट मॉस्को रेडियो के जरिए दुनिया को दे दी गई थी। अ लिटिल लेटर द अटलांटिक वॉज below him, just visible on its surface, and of course quite invisible was a Russian tracking ship using radar equipment to keep contact with the invisible spaceship। थोड़ी देर के बाद ही अटलांटिक उनके नीचे था, और वो धीरे उसकी सरफेस उन्हें दिखाई दे रही थी, और थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। रशियन ट्रैकिंग का शिप भी था, और यूजिंग रडार को वो यूज़ करते हुए, रडार इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए, फिर वो इनविजिबल शिप जो इनविजिबल भी हो रहा था, कभी मतलब कुछ दिख रहा, कभी कुछ, मतलब सब चीज़ को बता रहे थे कि अब ये चीज़ है, अब वो चीज़ है। आफ्टर जस्ट ओवर एन आवर ऑफ स्पेस फ्लाइट ही वाज पासिंग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अ रेड लाइट इन द इंस्ट्रूमेंट पैनल ग्लेम्ड। थोड़ी ही देर बाद स्पेस फ्लाइट के 1 घंटे बाद ही वो एक कोस्ट, अफ्रीका के कोस्ट पर से गुजरे, और एक रेड कलर की लाइट इंस्ट्रूमेंट में एक रेड कलर की लाइट थी जो कि ग्लेम्ड पैनल था। दिस वाज अ वार्निंग दैट द डिसेंट वुड बिगिन इन 10 मिनट्स। ये एक ऐसी वार्निंग होती थी कि अब आपको मतलब 10 मिनट्स जो है, जो ये 10 मिनट्स शुरू होंगी, वो उसमें हमें नीचे उतरना है, ऐसी वो ये इंस्ट्रूमेंट पैनल जो था उसने वो ऐसी लाइट दी थी रेड कलर की, तो उससे पता चलता था कि अब हमें 10 मिनट्स के अंदर नीचे उतरना है। ही चेक द इंस्ट्रूमेंट्स अगेन एंड देन रिपोर्टेड दैट ऑल वाज वेल। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक है। Do you want to make any alternation to the flight plan? He was asked। अब उनसे यूरी गागरिन से पूछा गया, नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे, उन्होंने उनसे यूरी गागरिन से पूछा कि क्या तुम अभी और भी फ्लाइट प्लेन में रहना चाहते हो, कोई अल्टरनेशन, कोई बदलाव करना चाहते हो? He replied that he wanted to be brought down as planned। उन्होंने उत्तर दिया कि, मतलब उन्होंने रिप्लाई करा कि वो प्लान के मुताबिक ही चलना चाहते हैं, कोई मतलब although he would have liked to go round the world again, and although the cabin was stocked with 10 days supply of food in case of any landing difficulty, Gagarin thought it best to keep to the prepared flight scheme।
नीचे पूछ रहे थे कि क्या तुम कोई बदलाव चाह रहे हो? क्या तुम मतलब तो यूरी गागारिन ने कहा कि मैं जैसा हमने प्लान करा है मैं उसी के हिसाब से चलना चाहता हूँ। लेकिन हालाँकि हालाँकि उनके पास 10 दिन तक का खाना-पीना सब चीज़ था, अगर कोई डिफ़िकल्टी हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब प्लान के हिसाब से ही चलना सही समझा कि नहीं मैं कोई चेंज नहीं चाहता हूँ और जो हमारी स्कीम है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। At just the right moment, retro rockets were automatically fired to slow up the spaceship. और ठीक उसी क्षण जो रिट्रो रॉकेट्स थे वो अपने आप ही फायर हो गए और धीरे टू स्लो अप जैसे स्पेसशिप स्लो होता है। एट द सेम टाइम द केबिन वाज टर्न टू एग्जैक्टली द राइट एंगल फॉर री एंट्री टू द अर्थ एटमोस्फेयर। और ठीक उसी समय जो केबिन था वो मुड़ जाता है ठीक राइट एंगल के डायरेक्शन में अर्थ के एटमोस्फेयर में दोबारा से एंट्री। एक बार तो अर्थ से बाहर निकला है और अब दोबारा तो उसके अंदर एंट्री होगी, तो उस टाइम भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से री एंट्री के टाइम पर वो कैबिन 90 राइट एंगल बनाता है। दिस ऑपरेशन वर कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर ऑन द ग्राउंड, although in case of need गार्गिन could have used a manual control। ये जो ऑपरेशन चला है, ये जो ऑपरेशन चलाया गया है, ये कंट्रोल हो रहा था जो ग्राउंड के कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा था। और हालांकि किसी आवश्यकता की कोई केस अगर ऐसा आता तो गागरिन के पास भी एक मैनुअल कंट्रोल था जिसे वो यूज कर सकते थे। एब्सोल्युटली एग्जैक्टनेस वाज रिक्वायर्ड, बिल्कुल थोड़ी भी वो गलती नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एग्जैक्टेंस उसको चाहिए थी, मतलब उसको अंदर एंट्री करने के लिए अर्थ से। अ वेरी स्लाइट एरर माइट मीन अ लैंडिंग at a point many miles from that intended। बहुत थोड़ी भी गलती लैंड करते टाइम मतलब जो उनका कैबिन है बहुत दूर कहीं उतारता उसको, जो उनका शिप था उसको जो उनका कैबिन था उसको बहुत दूर कहीं उतारता। बहुत छोटी सी मिस्टेक जब वो लैंड करते तो जो जगह पे जिस जगह पे उन्हें उतरना था उससे कहीं दूर जाकर वो उतर सकता था। और अगर थोड़ी और बड़ी मिस्टेक वो करते तो जब स्पेस उतरता था स्पेस कैबिन एक गलत एंगल बना लेता और फिर उसके अंदर एयर फ्रैक्शन की वजह से वो गर्म हो जाता और फिर उसमें आग लग सकती थी। तो इतना बिल्कुल सब कुछ सही उसमें रखना था, बड़े ध्यान से इस काम को करना था। गागरिन फेल्ट द जॉल्ट एज द ब्रेकिंग रॉकेट्स गेव देयर शैटरिंग रॉर। गागरिन ने जॉल्ट एज द ब्रेकिंग रॉकेट्स गेव देयर शैटरिंग रॉर, मतलब जो शैटरिंग रॉर थी मतलब रॉकेट जो है टूट से गया था, गागरिन ऐसा फील हो रहा था गागरिन को। बट द चेंज वाज नॉट एज वॉयलेंट एज हैड बीन एक्सपेक्टेड, लेकिन ये ऐसा इतना वॉयलेंट नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया गया था। ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस ग्रेजुअली लिविंग हिम, वो महसूस कर रहे थे उस छोटे टाइम अपने आप को वेटलेस फील कर रहे थे धीरे धीरे। मतलब वेटलेस का जो सेंसेशन था वो महसूस कर रहे थे। द प्रेशर बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर एज द स्ट्रोक डिसेंडेड, जो प्रेशर था बहुत और ज़्यादा लग रहा था, वो स्ट्रोक जैसे जैसे उतर रहा था। हिज फेस विजिबल ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, उनका जो चेहरा था वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया गया। बिकेम ड्रॉन एंड टाइटेंड ऑलमोस्ट इनटू फ्लैटनेस, द नोज फोर्स्ड इन द आई सॉकेट वाइड एंड जो उनकी वो फेस उनका दिखाया गया टेलीविजन पर जिस वक्त वो धीरे धीरे करके उनका कैबिन उतर रहा था, वो उसमें जो नाक धसी हुई दिख रही थी, जो गड्ढे थे और चौड़े हो गए थे और ही कुड बेयरली सी, बहुत मुश्किल से ही वो देख पा रहे थे। स्पीच वाज बियॉन्ड हिम, सुनना भी उनके परे था, लेकिन वो कुछ कहना उनके बस की नहीं था, लेकिन वो सुन सकते थे, है ना। द वॉइस ऑफ द ग्राउंड कंट्रोल ओवर वाज सेइंग दैट ऑल वाज वेल, और जो ग्राउंड कंट्रोल की जो वॉइस थी वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक थी, ऑल वाज वेल, सब कुछ ठीक है। दिस एगोनाइजिंग जी प्रेशर लास्टेड ओनली अ मिनट और टू, देन इट लिफ्टेड हिज वेट रिटर्न टू नॉर्मल। और जो लास्ट का जो जी प्रेशर था, मतलब एक एंट्री ऐसी होती है, एक लेयर होती है जैसे कि इसके अर्थ के अंदर घुसने की, बाहर कोई ग्रेविटी नहीं है, अंदर एकदम ग्रेविटी है, तो वो उस कंडीशन में फेस की कंडीशन भी एकदम चेंज हो रही है। और एक जी प्रेशर से को उस जी प्रेशर जो लास्ट का जो जी प्रेशर होता है 1 या 2 मिनट उसमें लग जाती है नॉर्मल वापस होने में, उस अपने वेट को रिटर्न करने में, नॉर्मल होने में 1-2 मिनट लग जाती है। अबाउट टारगेट एंड ऑन कोर्स, पार्श्वेट ब्रेक्स कमिंग ऑन, पार्श्वेट ब्रेक हो जाते हैं आते हुए। कंट्रोल ने कहा द वॉइस प्रिपेयर्ड हिम फॉर द फिजिकल शॉक एज द पार्श्वेट्स ओपनड अबाउट द
capsule. The slowing down of the Vostok was so abrupt that it was like a blow in chest. फिजिकली जो वॉइस थी उनकी वॉइस प्रिपेयर करी गई थी फिजिकली शॉक के लिए। पैराशूट ओपन करा गया, कैप्सूल के ऊपर से पैराशूट ओपन करा गया और जो वोस्टेक जो धीरे धीरे मतलब धीरे से इतना हुआ, एकदम से ऐसा हुआ, धीरे होते एकदम ऐसे हो गया जैसे कि उसके दिल में एकदम जोर के झटका सा लगा हो, उनकी छाती में एकदम जोर का झटका सा लगा हो, इस तरीके से वो हुआ थी लैंडिंग उनकी। If the parachutes had failed to open, he could have pulled a lever to provide an emergency ejection. The whole of his coach would then have been fired from the cabin and his special parachutes would have unfolded to bring him down safely. It was hoped he was glad not to have to trust himself to it. अगर पैराशूट कुछ टाइम फेल हो जाते हैं तो फिर जो है इमरजेंसी इजेक्शन प्रोवाइड करे जाते हैं और जो उस कोच का जो पूरा एरिया है उसको फिर वहाँ से निकाला जाता है, कैबिन से निकाला जाता है और स्पेशल पैराशूट्स फिर खोले जाते हैं उसके लिए। लेकिन ये सब सेफली हो गया है और ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा उनके साथ, सब कुछ उन्हें इस बात की खुशी थी। From his window, he could now recognize features of the land below him. It was an old training base in contrast with the rest of his journey. The descent was quite slow, but the ground, in fact, was coming closer and closer at considerable speed. अपनी विंडो से वो अब पहचान सकते थे फीचर्स को, लैंड के फीचर्स को पहचान सकते थे, अब उनके नीचे क्या है मतलब वो देख सकते थे। ये एक ओल्ड ट्रेनिंग बेस था और कंट्रास्ट अपनी जर्नी के अलावा जो जैसे बिल्कुल वो धीरे धीरे उतर रहा था, जब उनकी जर्नी करती कभी बहुत तेज कभी धीमे, जब वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था तो ग्राउंड ऐसी लग रही थी कि एकदम से ग्राउंड एकदम पास में सी आ रही थी, कहाँ तक एकदम धीरे धीरे और एकदम से ग्राउंड फिर उसके पास होती चली गई थी, स्पीड एकदम ऐसी हो रही थी। द फाइनल स्टेजेस ऑफ द डिसेंट वर फर्स्ट सीन बाय 2 वुमेन वर्किंग, और जो उतरने की जो फाइनल स्टेज थी वहां पर उन्होंने देखा कि 2 औरतें खेतों में काम कर रही थी। एज द वाइडली स्प्लिट पैराशूट डिसेंडेड with the mysterious cabin suspended below it, the women first thought that they were witnessing the arrival of a spy. It was not very long since an American airman on recognition high over Russia territory had been brought down, and the resulting U-2 spy trial in Russia had caused a great sensation throughout the वर्ल्ड। तो जो औरतें वहां पे काम कर रही थी कहते हैं पहले तो उन्होंने ये सोचा कि कोई जासूस है, क्योंकि कुछ समय पहले कोई अमेरिकन एयरफोर्स रशिया के ऊपर था तो उन्हें मार गिराया गया था, तो ये खबर पूरे उसमें फैली हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ये ग्रेट सेंसेशन पूरे वर्ल्ड में क्योंकि हो गई थी, तो U-2 स्पाई मतलब U-2 जासूस, ऐसा उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई ये भी कोई जासूस ही है, उन्हें ऐसा औरतों को ऐसा लग रहा था। द कैबिन ड्रिफ्टेड ओवर सम ट्रीज, कैबिन कहाँ पर था, ट्री के कुछ ऊपर ड्रिफ्टेड था और लैंडेड फील्ड के मिड में, बिल्कुल फील्ड के बीच में वो लैंडेड हुआ, उतरा, यानी कि द वुमेन रेदर टिमिडली मेड देयर वे टुवर्ड्स इट एंड वाच्ड अ फिगर इन एन ऑरेंज सूट इमर्ज। पहले तो औरतें डर रही थी कि कहीं कोई जासूस तो नहीं है, लेकिन फिर वो दबे पांव से वो उस कैबिन के पास गई और उन्होंने वहां पर उन्होंने यूरी गागरिन को देखा जो कि ऑरेंज कलर का सूट पहने हुए थे। ही गेव देम व्हाट हैज सिंस बिकम द फेमस गुड ह्यूमर गागरिन स्माइल, और तब उन्होंने उन औरतों के पास ऐसी अपनी जो उनकी फेमस हंसमुखी स्माइल है उनकी, वो उन्होंने उनकी तरफ पास करी। Give me a hand, he called in their own language as he began to unfasten। देखिए इसमें ये जो वर्ड है फास्टन, इसको नहीं बोला जाएगा, इसमें टी साइलेंट रहता है। अनफासन, फासन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना और अनफासन उसका अपोजिट होता है यानी कि खोलना। तो वो कहते हैं कि मुझे हाथ दो, और उन जैसे उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलते हुए उन्होंने औरतों से उन्होंने कहा, और तब उन्होंने अपने आप को जो अनकंफर्टेबल क्लॉथिंग थी उन्हें खोलते हुए उन्होंने कहा कि गिव मी अ हैंड, द न्यू देन दैट दिस वाज नो स्पाई। तब उन्हें पता चल गया कि ये कोई जासूस नहीं है, मैन कोई स्पाई नहीं है। A man who had also seen the descent now arrived। अब एक आदमी भी वहां जो ये सब देख रहा था, उनका नीचे उतरते हुए जो ये सब देख रहा था वो भी वहां आ गया था। He had guessed that the mysterious parachute was the
कॉस्मोनॉट अबाउट whom the radio had been talking so much। तब ये रहस्यमय पैराशूट उसने पहचान लिया था कि शायद ये वही है जो कि रेडियो पर बार-बार सुनाया जा रहा है, इसके बारे में बहुत कुछ बातें चल रही है। एंड he eagerly shook Gagarin by the hand, proud and excited to be the first person to offer an actual greeting। और फिर बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने गागरिन के साथ ये सोचकर हाथ मिलाया कि वो गागरिन से हाथ मिलाने वाला जो स्पेस की यात्रा करके आया है उससे हाथ मिलाने वाला वो पहला आदमी है, तो वो भी बड़े खुश होकर हाथ मिलाया उससे। इट वॉज नॉट long before the descent was more officially noted and nearby military post informed of the position of the Vostok is landing hurriedly sent a car to meet him। It came racing up and Gagarin was whisked away to enjoy a more official reception। बहुत जल्दी से जैसे ही उनकी लैंडिंग हुई तो बहुत जल्दी से ऑफिशियल नोटेड हो गया, मतलब सबको पता चल गया। और फिर जो पास की मिलिट्री थी वो पोस्ट करी गई वहाँ पर, वोस्टोक की लैंडिंग की पोजीशन इन्फॉर्म कर दी गई, यानी कि यूरी गागरिन की जो वोस्टोक की पोजीशन है मतलब लैंडिंग का टाइम की वो नोट कर दी गई। बहुत जल्दी एक कार भेजी गई उनसे उनके पास और बहुत तेज़ी से वो कार आई और गागरिन जो है उसमें एंजॉय करते हुए ऑफिशियल रिसेप्शन के लिए वो चले गए। द फ्लाइट हैड लास्टेड 1 hour and 48 minutes। जो फ्लाइट जब तक उनकी रही थी मतलब स्पेस का सारा टाइम, वो टाइम था 1 hour से 48 मिनट्स। गागरिन के फर्स्ट ऑफिशियल वर्ड्स थे अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन द जर्नी से आने के बाद उन्होंने बहुत थोड़े शब्द उन्होंने कहे थे, बहुत ही थोड़े शब्द उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था आई विश टू रिपोर्ट दैट द लैंडिंग वाज नॉर्मल, आई फील वेल, आई हैव नो bruises or injuries। The completion of a flight of a man into space opens magnificent prospects for mankind conquest of space। मेरी इच्छा थी कि मैं रिपोर्ट करूं कि लैंडिंग नॉर्मल थी और मुझे सब कुछ अच्छा फील हो रहा था। मेरे ऊपर किसी तरह के घाव या कोई जख्म नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्लाइट की जो किसी आदमी की फ्लाइट का जो कंप्लीशन है ये स्पेस के अंदर एक मैग्निफिसेंट प्रोस्पेक्टस को खोलेगा, यानी कि स्पेस के अंदर एक मैनकाइंड की जीत, एक साइंस के नए दरवाजे खोलेगा। लेटर ही स्पोक अ लिटिल मोर फ्यूली अबाउट हिज जर्नी थॉट विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी सीक्रेट्स। बाद में वो थोड़ा सा और बोले और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में कहा बिना और अपनी कोई सीक्रेट्स रखे बिना उन्होंने अपनी बात बताई। आई एट एंड ड्रैंक, मैंने वहाँ खाया और पिया, उन्होंने कहा। एंड एवरीथिंग वाज लाइक ऑन अर्थ, और सब कुछ पृथ्वी की ही तरीके से था। माई हैंड राइटिंग डिड नॉट चेंज, मेरी राइटिंग कोई चेंज नहीं हुई थी वहाँ पर। थो द हैंड वाज वेटलेस, हालांकि उनका जो हाथ था वो मतलब ऐसा रहता है उसमें कुछ वजन ही नहीं है, वेटलेस था। But it was necessary to hold the block, otherwise it would have floated away from me। लेकिन फिर भी मुझे ब्लॉक वगैरह कुछ पकड़ना था, वरना मैं वहाँ ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ तैर रहा हूँ। उस तैरने से बचने के लिए उन्हें कुछ पकड़ना था। I saw with my own eyes the earth is a spherical sphere। मैंने अपनी आँखों से अर्थ को स्फेरिकल शेप में देखा है। The view of the horizon was unique and very beautiful। जो horizon का जो विचार था वो एकदम यूनिक था, बहुत सुंदर था। It had an orange border merging into blue। जो orange border है वो blue में merge होते हुए उन्होंने देखा, क्योंकि आसमान हमारा नीला है और बाहर से वो orange उनको merge होते हुए भी उन्होंने देखा है उस कलर को। I could have gone on flying through space as long as required। मैं वहाँ उड़ सकता था और भी रह सकता था, जितनी मुझे जरूरत थी उतना मैं वहाँ स्पेस में रह सकता था। मैंने बहुत अच्छा फील किया। एंड माई स्टेट ऑफ माइंड वाज एक्सीलेंट, और मेरा माइंड भी वहाँ बिल्कुल ठीक था। मतलब स्पेस में ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है स्पेस। अब तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन उस वक्त सोचिए हमें जब कुछ भी नहीं पता था कि स्पेस में जाकर क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में थे, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने क्लियर करा। व्हेन आई वाज कमिंग डाउन आई sang द सॉन्ग। जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने गाना गाया। द होमलैंड हियर्स द होमलैंड नोज। जो होमलैंड है वो सुनती है, वो जानती है। आई हैड नो फीलिंग ऑफ लोनलेस, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा था। I knew that my friend the whole Soviet Union were following my space flight। और मुझे पता था कि मेरे मित्र जो कि पूरे सोवियत यूनियन में हैं वो सब मेरे स्पेस फ्लाइट का अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आई वॉज श्योर दैट द पार्टली एंड द गवर्नमेंट वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इफ आई फाउंड माई सेल्फ इन डिफिकल्टीज। और मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ भी परेशानी होगी तो गवर्नमेंट मेरे साथ है और सब मेरा ध्यान रखेंगे, उन्हें इस बात का पता था। गार्डियन डिस्क्लोज दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। गार्डियन ने बताया कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। His favorite authors included the great Russian writers। जो उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है, जो वो बताते हैं कि कुछ राइटर्स उन्हें कौन कौन पसंद है। एक तो रशिया के राइटर्स हैं जिनका नाम टॉल्स्टॉय, चेखव और पुश्किन है, और एक फ्रेंच ऑथर हैं जूलियस वर्न उनका नाम है, और फेमस 19th सेंचुरी की ये साइंस फिक्शन
के जो राइटर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने ये जो बड़े साहसी काम जो किए जाते हैं उनके बारे में वो लिखते हैं। स्पेस के अंदर की जर्नी के बारे में भी उन्होंने लिखा उन राइटर्स ने, और बताया कि और ऐसे करके भी लिखा कि नियरली 100 years बिफोर गागरिन टर्न फिक्शन इनटू फैक्ट। कल्पना को सच्चाई बदलने वाले गागरिन 100 साल पहले की बातें, मतलब सब चीज़ें उन्होंने इस तरीके के बहुत सारी बातें लिखी। द रशियन वर नेचुरली इलेटेड एट देयर ग्रेट अचीवमेंट। रशियन लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे उनके इस अचीवमेंट से। गागरिन रिसीव्ड अ रीगल रिसेप्शन व्हेन ही फ्लू टू मॉस्को एयरपोर्ट टू बी रिसीव्ड बाय द सोवियत लीडर मिस्टर खुर्शचेव। 80 yards of red carpet stretched from the plane to the meeting place. Afterwards, it came a triumphal drive through the city of Moscow with thousands upon thousands of cheering spectators. फिर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे रशिया के, और जो ये थे मॉस्को एयरपोर्ट से उनको, मतलब जो सोवियत लीडर मिस्टर खुर्शचेव थे वो उनको लेने के लिए गए थे मॉस्को एयरपोर्ट से, और जहाँ से वो लेकर गए थे, मतलब उस एयरपोर्ट से जहाँ तक उन्हें जाना था यूरी गागरिन को, वहाँ तक उन्होंने रेड कार्पेट बिछा दिए थे खुशी की वजह से, और हज़ारों लोग वहाँ उन्हें देखने के लिए बहुत ही खुशी से, वहाँ दर्शक भी थे, बहुत खुश थे उन सबको देखने के लिए, यूरी गागरिन को देखने के लिए हर कोई बहुत मतलब इच्छुक था। आई विश टू डेडिकेट माई लाइफ, माई वर्क, माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, ही एडेड this new science which with the conquest of cosmic space, I should like to visit Venus to see what there is beneath her clouds, to see Mars and to ascertain whether there are canals. The moon is not so remote and never. I think we shall not have to wait too long to fly to the moon. मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूं किस के लिए, अपने काम के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, वो कहते हैं। और एक नई साइंस, कॉस्मिक स्पेस की जो जीत के साथ एक नई साइंस उभर कर आई है। आई शुड लाइक टू विजिट, मैं क्या देखना पसंद करूंगा, मैं वीनस को भी देखना पसंद करूंगा, और उनके नीचे, वीनस के नीचे के जो क्लाउड्स है उनके नीचे भी देखना पसंद करूंगा, मार्स को भी देखना चाहूँगा, और मैं उन कैनाल्स को भी देखूंगा, उनको भी देखना चाहूँगा, और मून जो कि हमारा बहुत ज़्यादा दूर का पड़ोसी नहीं है, मैं उसको भी देखना चाहूँगा। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, अब मून पर जाना भी अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, मून पर भी मतलब जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे। वेदर गागरिन हिमसेल्फ विल एवर मेक द जर्नी टू द मून मे बी डाउटफुल। हो सकता है कि गागरिन खुद जर्नी करें मून की, ऐसा डाउटफुल हो सकता है, बट हिज स्पेस इन हिस्ट्री इज सिक्योर एज द पायोनियर ऑफ स्पेस फ्लाइट। लेकिन इतिहास में उस स्पेस में जो उनका वो कदम है वो पक्का हो गया है, इतिहास में वो लिखा गया है कि यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखा। तो देखिए यूरी गागरिन से हमें कितनी अच्छी शिक्षा और कितनी अच्छी सीख मिली, और उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया है। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।